नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनावी चौपाल में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में यूपी और उत्तराखंड में हलचलें बढ़ गई हैं। इन्हीं हलचलों के बीच न्यूज 18 ने मेरठ के नौजवानों, अयोध्या की आवाम और बनारस के मुसलमानों के बीच जाकर चुनाव पर बात की है। इन तीन शहरों में लोग क्या सोचते हैं, समझिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से राजनीतिक महाभारत का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आज युवाओं पर फोकस्ड रहा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वो आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर? आज युवाओं में जोश है। आप जैसा देख रहे हो, सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और माननीय मोदी जी, योगी जी को सुनकर लोगों में ऊर्जा बढ़ गई है। और ये ऊर्जा आने वाले चुनाव में 2022 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगा, प्लस 300 सीट से आगे बढ़ के जाएगा। खेल के बारे में जो जिक्र किया कि पहले अपराधियों का खेल होता था और अब खेल हो रहा है, खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जो है कि जो बेरोजगार हमारे प्लेयर थे, उन्हें नौकरी के बारे में जो बताया, बड़ा उत्तम विचार है। और हम आशा करते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी बननी है, इससे हमारे जो बेरोजगार प्लेयर हैं, उन्हें अधिक से अधिक जॉब प्राप्त मिले। सबसे अच्छी बात प्रधानमंत्री जी की आपको कौन सी लगी? युवा होने के नाते सबसे बेहतर बात कौन सी लगती है? सबसे बेहतर बात यह है, पहले बच्चों को जो है खेलने के लिए हथियार दिए जाते थे और अब खिलाड़ियों को उपकरण दिए जाते हैं। मेरठ की धरती हमेशा क्रांतिकारी धरा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे फोकस करके युवाओं को एक जोश बनने का काम किया है। जिस प्रकार से इसमें विधानसभा में 5 दिन से लोग, विधानसभा के, लोकसभा के लोग, पूरी पश्चिम मेरठ के लोग तैयारी कर रहे थे, दीप जला रहे थे, स्वागत कर रहे थे, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दिव्य पर्सन, एक दिव्य आत्मा यहाँ पे आई है। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर युवा उत्साहित है। बहुत ही ज्यादा जोश है। कम से कम 7 से 8 दिन से हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं और सरदना में एक हमारी विधानसभा को और एक हमारे गांव को इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी मिली है। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपनी विधानसभा के विधायक और सांसद संजीव बालियान और विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है हमें योगदान मिलेगा। हमें रोज क्या बोलेंगे? किस तरह से यहाँ पर मोदी और योगी के नारे लग रहे हैं और निश्चित तौर पर आज युवाओं पर फोकस पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे तो युवा कितना बीजेपी के पाले में आता है। अभिषेक शर्मा के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद मेरठ से उमेश श्रीवास्तव ने बातचीत भेजी जो आपने सुनी। तो अयोध्या में संकेत ने चुनावी चौपाल लगाई है। यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावी माहौल में अयोध्या हमेशा ही सियासत का केंद्र रहा है। हम इस समय अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं। हम यहाँ पर संत समाज से और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका सरकार के प्रति क्या नजरिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर महंत राजू दास के पास जाएंगे। महाराज जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। इन नारों से महाराज जी ये तो लग गया है कि माहौल आखिर क्या है, लेकिन संत समाज कितना खुश है सरकार से या क्या और उम्मीद करता है? सिद्धपीठ से मैं महंत राजू दास पूरे देश को ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से लोग हमको हिंदुत्व और हिंदू में अलग अलग बांट दिया, जिस प्रकार से लोग सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता में लोग बांटने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से हमको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देते हैं, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का काम लोग करते हैं, फिर भी हम किसी को कुछ नहीं बोलते। सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हम लोग साधु जन हैं, कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। अयोध्या की जब बात आती है
तो विपक्षी पार्टियां तुरंत सवाल खड़े करने लगती हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, सवाल तो वही खड़ा करते हैं ना, जो राम को काल्पनिक कहा, सवाल वही खड़ा करते हैं जो हमको बोको हराम से जोड़ दिया, सवाल वही खड़े करते हैं जो राम को काल्पनिक कहा, सवाल वही खड़े करते हैं जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, सवाल वही खड़े करते हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश ना पावे, इसके नाते 17-18 वकील खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। गजब बात करते हो आप, गजब लोग बात करते हैं कि बताओ क्या हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की गुलाम तो है नहीं, हिंदू जनमानस सबके साथ है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम उसके साथ क्यों जाते हैं? उसके साथ इसके नाते जाते हैं कि वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, और अयोध्या मथुरा काशी पे काम कर रहा है। यहाँ तो लोग नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता, हमको तो बोको हराम से जोड़ दिया, बता दिया एक रंग वाले से बहुत परेशानी है, तो इसके नाते नहीं, वो उन लोगों ने भी गिरगिट जैसे रंग बदल लिया। आप गजब बात करते हो। नहीं तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिरों में जा रही हैं। कब जाना शुरू किया? जब इनको डर सताने लग गया कि समस्त हिंदू जनमानस सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को तोड़कर एक चाय बेचने का वाला को प्रधानमंत्री बना दे रहा है, जब उनको डर लगने लगा एक योगी जो मंदिर में घंटी डुला रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, देश और दुनिया की चिंतन कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री बना दे रहा है, इस डर के मार से ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, ये लोग के मन में ये डर आ गई कि अरे बाप रे बाप, अगर हम तो अभी तक टोपी पहनकर एक व्यक्ति की बात करते थे, अब तो हमको टोपी उतार कर और भस्म लगाना पड़ेगा, भगवा पहनना पड़ेगा, बड़े बड़े कालनेमी जैसे कंठे पहनने पड़ेंगे और हिंदुत्व की भी बात करना पड़ेगा, तब इनके अंदर बदलाव आया। हम आम लोगों से भी अब बात करते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है राम मंदिर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर। अच्छा, आप अयोध्या से ही हैं? हम बाराबंकी से हैं, लेकिन राम मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा लग रहा है जी। तो ये लोग हैं, हम और लोगों के पास भी जाएंगे। आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद, यूपी गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से यहाँ आप लोग आए हैं दर्शन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद लेके यहाँ आए हैं? राम मंदिर बनवाएंगे, भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी देखने आए हैं कि अब आगे कैसा भव्य मंदिर के बाद वाराणसी भी जाएंगे। कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे उन्होंने करी और हम लोग बहुत उत्साहित हैं यहाँ पे आके, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। दूर दराज से लोग आए हैं, आप भी गाजियाबाद से हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल। उधर जीनत सिद्दीकी काशी के उन इलाकों में गई जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप पूछेंगे कि आखिर में यहाँ के मुसलमानों का मन कैसे बदल गया। देश का मूड क्या है, मुसलमानों के दिल में क्या है, ये हम जानने के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकले हुए हैं। इन दिनों हम बनारस में हैं और बनारस कैंट विधानसभा क्षेत्र में हूँ मैं, जहाँ बजरडीहा जो क्षेत्र है वहाँ पर हम आए हुए हैं। तकरीबन 1 से 1.5 लाख यहाँ पर बुनकर हैं। बुनकरों की जिंदगी कितनी बदली, जो मुसलमान है खास तौर से, उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई। आप यहीं के हैं मूल रूप से रहने वाले? जी जी जी। तो आप भी बुनकरी का काम करते हैं? हम तो डॉक्टर हैं। देखिए, मुसलमान जो है आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि जब से लॉकडाउन लगा है हमारे क्षेत्र में, बजरडीहा क्षेत्र में बैकवर्ड क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी गरीबी है, तो उनका रोज़ का दिनचर्या, खाना, रोज़ मजदूरी करना, इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा है। माना जाता है कि ये जो सीट है गढ़ है बीजेपी का खास तौर से, और एक परिवार का काफ़ी लंबे समय से कब्जा रहा, दबदबा भी मैं कहूँगी इसे, काम नहीं हुआ, पिछड़े रह गए लोग। तो क्या यहाँ के वोटर जागरूक नहीं हैं? जी ऐसा नहीं है। मैं बिलाल अंसारी हूँ और मैं बुनकर ही समाज से हूँ। ठीक है। और बनारस हस्तकला का केंद्र माना जाता है, जहाँ की तमाम किस्म के वो कला, जैसे बनारसी साड़ी है, उसी तरीके से लकड़ी के भी खिलौने बनाए जाते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन विगत काफ़ी दिनों से हमारा बुनकर समाज पीछे चला जा रहा है। जो हाथ के कारीगर थे उनका अब कोई देख रेख करने वाला नहीं है और वो ऐसी स्थिति में हो गए कि उनको बनारस छोड़ना पड़ा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिजली हमको 24 घंटा मिल रही है। अच्छा, बिजली मिलने से हम लोगों का काम भी उजाले का है।
हम लोग काम भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी मजदूरी है वो हमको उतनी नहीं मिल पा रही है, साड़ी उस रेट में बिक नहीं पा रही है, इसलिए जो है हम लोग पीछे है। तो सरकार जो है हमारे बुनकर पे भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा और सारे बुनकर उनके साथ रहेंगे और वोट देंगे, 2022 में फिर सरकार बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि काम हुआ है लेकिन थोड़े से नजरअंदाजी का जिक्र हो रहा है। बुनकर समाज जो है उसके दिल में क्या है? मैम, मैं मोहम्मद फरीद आलम, बनारस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खास करके बजरडीहा का, ये बहुत ही पुराना शहर है और बजरडीहा के लोग बुनकर का ही काम करते हैं। लेकिन सरकारें आती जाती रही, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं में सबसे कमी स्कूल का है। ठीक है। अब 1.5 लाख के आबादी में कितना प्राइमरी स्कूल होना चाहिए था? पूरे 1.5 लाख के आबादी में मात्र एक प्राइमरी स्कूल है। जिनको वोट दिया उनसे मेरी सख्त नाराजगी है। अगर मौका मिले तो उनको बैठने भी ना दिया जाए कि आपने मुसलमानों का वोट इसलिए दिया, आंख बंद करके कांग्रेस को दिया, सपा को, बसपा को, जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में आए, उन तमाम पार्टियों को एक मुश्त झोला भर भर के वोट दिया गया। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर एक भी स्कूल नहीं दिया। हाँ, सिर्फ इस्तेमाल किया। बोलिए ने क्या दिया? एजुकेशन बहुत बड़ी ज़रूरत है और शायद नाराज़गी इस बात को लेकर है। आप भी लंबा अनुभव है आपको यहाँ का। हैदराबाद के एक नेता हैं, उनका कहना यह है कि मुसलमानों को ख़ास तौर से पीछे रखा गया। 19 से 20% को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तभी जो है तस्वीर बदलेगी। आप मानते हैं इस बात को? हम मानते हैं। जी हाँ, हम मानते हैं। अभी एक एक करके बात करने दीजिए। मैं अब्दुल सलाम बजिया इलाका में रहता हूँ। अभी फरीद साहब जो बोले बहुत ताज़ी के बोले। अभी कोई भी सेकुलर पार्टियाँ आए या मौजूद है इस वक्त उनसे मुझे अपील है उन बातों पर ध्यान दे कि यहाँ बजिया में हर चीज़ की पढ़ाई लिखाई से लेके जो बुनकर तबका के लोग के हाथ हुनर जिनके पास है, इस सब पर ख्याल करें। लोग उनके साथ हैं और विकास हो। ओवैसी साहब, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आपका विकास कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, बीएसपी नहीं कर पाई, तो ओवैसी साहब करेंगे? क्या किसी भी सपा बसपा कांग्रेस के लीडरों ने माइनॉरिटी बजट बढ़ाया? नहीं। ओवैसी साहब का दम था कि उन्होंने वहां पर 500 करोड़ से, वहां 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, उस वक्त वहां 500 करोड़ का भी बजट नहीं था और 500 से बढ़ा के 2150 करोड़ का बजट किया। दूसरी बात, वहाँ का जो केसीआर साहब है, करीब वहाँ पर 500 ऐसे स्कूल बनाए हैं जिसमें आप एयर कंडीशन स्कूल है, उसमें 500 लड़के रेसिडेंस में रहते हैं। ऐसी स्कूल में उनको साल में 2 बार। आप मुझे ये बताइए, आप नहीं सुनिए, ये तो बहुत ज्यादा चरण वंदना भक्ति टाइप हो जाता है ना? क्योंकि मैं जो पूछ रही हूँ, मुसलमान को खड़ा करने नहीं देते हैं अखिलेश। किसने मना किया? अभी अलीगढ़ में एक जो 10 साल से विधायक है, जब सब लोग खड़े होकर किससे हाथ ऊपर उठा रहते थे, उनको जो पीछे कर दिया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश आराम से वोट लेने के बाद आप ये कह रहे हैं ये बेइज्जती करना? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी मुसलमानों के साथ नहीं है। क्या आप अखिलेश के साथ हैं? मैं आपसे सवाल नहीं, आपका सवाल का जवाब यही है। जब मैं कह रहा हूं तो आपको चीज नहीं लगनी चाहिए कि क्या सेटिंग उसी विधायक के क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा है और उस विधायक को तमाम उसने वहां स्टेज सजाया, उसी को धकेल के पीछे कर देना और अखिलेश चाहते हैं कि यहाँ के लोग उनके गुलाम उनको वोट दें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी कह रही हैं कि ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब को हम दूसरा जिन्ना मांगते हैं, क्योंकि एक बार जो जिन्ना ने देश को जो बंटवारा किया, 10 लाख लोग मैडम मारे गए थे पूरे हिंदुस्तान में, और वो दर्द अभी तक यहाँ के मुसलमान अभी झेले भी नहीं, दूसरा ये बंटवारा करने आ गए। आज ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें आगे कर रहे हैं। हम कहते हैं, अभी आए उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री बना दिए मुसलमान। हम कहते हैं आपका बहुत पैसा है, आप बहुत कुछ, तो पहले आप यूपी के लिए क्या किए हैं? आप 100 सीटों पर लड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट बनाकर। और यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।